मेरा एक दोस्त रावलपिंडी में रहता था। ये दोस्त मुझसे उम्र में सीनियर भी था, शादीशुदा भी और बाल बच्चों वाला भी। मैं सर्दियों के दिनों में इससे मुलाकात के लिए रावलपिंडी आ गया। हमारा प्रोग्राम था, हम दोनों चंद दिन रावलपिंडी रहेंगे, इसके बाद बर्फबारी देखने के लिए मरी चले जाएंगे और मैं एक हफ्ता गुजार कर वापस भावलपुर आ जाऊंगा। मैं 10 घंटे के तवील सफर के बाद शाम के वक्त रावलपिंडी पहुंचा। शहर शदीद सर्दी की लपेट में था। मैं रिक्शा लेकर दोस्त के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल किया। मैं गर्म जोशी से इससे लिपट कर मिला। वो भी मुझसे मिला, लेकिन मैंने महसूस किया इसके मनाए कि मैं गर्म जोशी नहीं। वो मुझे अपनी बैठक में ले गया। उसने चाय का बंदोबस्त किया और मेरे सामने बैठ गया। मैं इसे बिला थकान गुफ्तगू करता रहा, मगर वो गुफ्तगू में मेरा साथ नहीं दे रहा था। वो बातचीत के दौरान खो जाता था। मैं इसकी गैर हाजिर दिमागी पर खामोश हो जाता तो इसे बड़ी देर तक मेरी चप का अंदाजा नहीं होता था। उसने मेरे सफर के बारे में भी नहीं पूछा। मेरे लिए इसका ये ठंडा रवैया परेशान कुन था। मेरी परेशानी इस वक्त मजीद बढ़ गई जब उसने मुझसे पूछा, आप खैर से रावलपिंडी आए हैं? मेरे लिए इसका सवाल बम साबित हुआ, क्योंकि मैं इसकी दावत पर रावलपिंडी आया था। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। उसने दूसरा सवाल पूछा, आप कितने दिन रावलपिंडी में हैं और कहाँ रहेंगे? मेरी परेशानी इंतहा को छूने लगी, क्योंकि मैं इसके घर ठहरने के लिए आया था। मेरा सामान तक इसके ड्राइंग रूम में पड़ा था। मैं परेशानी के आलम में इसे देखता रहा और वो खोए हुए अंदाज में मुझे घूरता रहा। मुझसे कोई बात न बन पाई तो मैंने जवाब दिया, मैं वैसे ही एक दिन के लिए रावलपिंडी आया हूँ। कल वापस चला जाऊंगा और होटल में रहूंगा। उसने असबात में सर हिलाया और नहायत ही रूखे अंदाज में कहा, आप अगर मजीद एक दिन रुक जाएं तो हम खाना इकट्ठा खाएंगे। मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखा। चाय का कप मेज पर रखा, अपना बैग उठाया और बैठक से बाहर निकल गया। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर मुझे जाते हुए देखता रहा। उसने मुझे खुदा हाफिज तक ना कहा, मुनासिब न समझा। मैं शदीद गुस्से में था। मैं वहां से मरी रोड पर आया, वहां सस्ता सा होटल लिया, नींद की गोली खाई और गहरी नींद सो गया। मैं अगले दिन भावलपुर वापस आ गया, मगर मुझे दोस्त के रवैये ने अंदर से बुरी तरह तोड़ दिया। मैं इस शख्स को दुनिया का बदतमीज तरीन, गैर मजहब तरीन और मतलबी समझने लगा। मैं अपने आप को बेवकूफ़ भी समझता था और इस बेवकूफ़ी पर अपने ऊपर लान तान भी करता रहा था। मैं 2-2.5 साल तक अपने मिलने वालों को ये वाक़या सुनाता रहा और लोग मुझसे हमदर्दी और उस शख्स से नफरत करते रहे। आप भी अगर इस सूरत हाल का तजिया करें तो आपको भी मुझसे हमदर्दी और उस शख्स से नफरत हो जाएगी। मैं तवील अरसे तक अपने दिल में इस दोस्त के खिलाफ नफरत पाकर फिरता रहा, लेकिन फिर इस नफरत का अजीब ड्रॉप सीन हुआ। मैं यूनिवर्सिटी से फारग होकर सहाफत में आ गया और एक दिन वो दोस्त हमारे एक मुश्तरका दोस्त के साथ मेरे दफ्तर आ गया। मैं इसे देखते ही गुस्से से उबल पड़ा, मगर वो मेरे गले लगा और नरम आवाज में बोला, आप अपने गुस्से को चंद मिनट के लिए साइड पर रखें दो और मेरी बात सुन लो। अगर तुम इसके बावजूद मुझे गलत समझो तो फिर तुम अपनी नफरत का सिलसिला जारी रख लेना। मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखा। वो बोला, मैं अपने वालिदैन का अकेलौता बेटा हूँ। मेरी 6 बहनें थीं। वालिदैन ने मेरी शादी 20 साल की उम्र में कर दी। मेरे वालिदैन पोता चाहते थे, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर न था। मेरे यहाँ ऊपर तले 3 बेटियां पैदा हुईं, मगर मैं मायूस न हुआ। मैं अपने वालिदैन की ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। मैं 25 साल की उम्र में चौथी बार बाप बन गया। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद नरीना से नवाजा। मेरा पूरा खानदान खुश हो गया। मेरा बेटा खानदान भर की गोद में पलकर 2 साल का हुआ, लेकिन फिर इसे तेज बुखार हुआ। वो मेरी गोद में बैठा बैठा फौत हो गया। मेरे पूरे खानदान की जान निकल गई। वो खामोश हुआ और मेरी तरफ देखने लगा। मेरा गुस्सा हमदर्दी में बदलने लगा। उसने पूछा, आप जानते हैं वो बच्चा किस दिन फौत हुआ था? मैं खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। वो बोला, वो बच्चा ऐन इसी वक्त फौत हुआ जब आप रिक्शे से अपना सामान उतार रहे थे। मेरी कनपट्टी में आग लगी थी। उसने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। मेरे साथ इस वक्त 2 ऑप्शन थे।
میں آپ کو اپنے دکھ میں شریک کر لیتا، آپ بھی ہمارے ساتھ سوگوار ہو جاتے اور آپ کی چھٹیاں خراب ہو جاتی۔ دوسرا، میں آپ سے یہ خبر چھپا لیتا، آپ کو ہوٹل جانے پر مجبور کر دیتا، آپ مجھ سے وقتی طور پر ناراض ہو جاتے لیکن آپ کی چھٹیاں اور وقت برباد نہ ہوتا۔ میں دوسرے آپشن پہ چلا گیا۔ میں نے اپنے خاندان سے کہا، میرا مہمان آیا ہے، آپ کے رونے کی آواز بیٹھک تک نہیں جانی چاہیے، میں اسے واپس بھجواتا ہوں اور ہم اس کے بعد اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اطلاع دیں گے۔ وہ رکا، اس نے لمبی سانس لی اور بولا، میں نے آپ کے لیے ان حالات میں چائے کیسے تیار کروائی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میری بیوی، میری ماں اور میری بہنیں اندر منہ پر سرہانے رکھ کر رو رہی تھیں اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ میں بار بار اندر جا کر انہیں چپ کرانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ میں اس وقت گہرے صدمے میں تھا، چنانچہ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ آپ جب ناراض ہوئے اور آپ نے اپنا سامان اٹھایا تو میری ٹانگیں بے جان ہو گئیں۔ میں آپ کے ساتھ اٹھ کر باہر تک نہ جا سکا، میں کرسی پر بیٹھا رہا۔ آپ جوں ہی گلی سے باہر نکلے، میرے اندر سے چینخ نکلی اور اس کے بعد میرے پورے خاندان نے ماتم شروع کر دیا۔ یہ گہرا صدمہ تھا۔ اس صدمے نے پہلے میری ماں کی جان لی اور اس کے بعد چند ماہ بعد میرے والد بھی فوت ہو گئے۔ پھر میری بیوی بیمار ہو گئی اور میں بے در پہ صدموں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں اب ذرا سا سنبھلا ہوں تو میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا۔ وہ خاموش ہوا تو میری آنکھیں برسنے لگی۔ میں اس کے صبر، اس کی ہمت پر حیران تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی نعش اندر چھوڑ کر میری خدمت کرتا رہا اور میں 2.5 سال تک اسے مطلبی، جاہل، ظالم اور بدتمیز سمجھتا رہا۔ میں اس سے نفرت کرتا رہا۔ ہم دوسروں کے بارے میں اتنی دیر میں رائے قائم کر لیتے ہیں جتنی دیر میں مرغی کا انڈا بوائل نہیں ہوتا۔